जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे डीएलएड के सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने क्लासेस स्वर्णिम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट आप सभी लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें मेरा पहला लेक्चर एलसीएम और एचसीएफ हो चुका है। आज हम लोग दूसरा क्लास देखते हैं, दूसरा लेक्चर देखते हैं। हमने आपको जितना भी पढ़ा चुका है पहले लेक्चर में, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिए होंगे और अपने फेयर कापी, नोट्स कापी में उसको अच्छे से लिख लिए होंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक, तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करके एक बार आप सभी लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को पढ़ें, और जो लोग भी देख रहे हैं, आपके जो भी भाई बहन या दोस्त जो भी आपके सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो प्लीज़ उन सभी तक वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपनी गलतियों को सुधार सकें। ठीक है, और जो मैथ का एक डर है सबके अंदर, वो डर ख़त्म हो सके। तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि मैंने एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया है। आपका जो पहला चैप्टर है उसमें मैंने बेसिक चीज़ें अभी देख रहा हूं कि संख्याओं का वर्गीकरण क्या क्या है। पहले संख्याओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो हमने आपको नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। परिमेय संख्या भी डिस्कस कर लिया था, अपरिमेय संख्या भी हो गया था, वास्तविक संख्या हो गया था। इतना चीज़ हम लोगों ने पहले लेक्चर में, पहली क्लास में देख लिया था। अब आज हम लोग देखते हैं आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। देखिए साथियों, अभाज्य संख्या क्या होती है, इस नंबर को लेके बड़ी कन्फ्यूजन रहती है सबके अंदर। लेकिन मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, जो परिभाषा बता रहा हूँ, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। इसकी दो परिभाषा मैं बताऊँगा, दोनों परिभाषा के थ्रू मैं विथ एग्जाम्पल आपको बताऊँगा कि परिमेय संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन होती हैं। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है, पहली परिभाषा उसकी तो ये होती है कि एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी दूसरी जो परिभाषा होती है, एक से बड़ी वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। गुणनखंड के बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक से बड़ी वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है और दूसरा गुणनखंड एक होता है। देखिए, एक यूनिवर्सल फैक्टर माना जाता है, एक ऐसा गुणनखंड है जो सभी संख्याओं का होता है। ठीक है, देखिए गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आगे हम लिखवाएंगे अभी। देखिए गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, उसे हम लोग उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। आइए पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। सभी लोग अपने फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। देखिए अभाज्य संख्या हेडिंग डाल लेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इसकी इंग्लिश जरूर जानिएगा सभी लोग। देखिए एक से बड़ी वह संख्या, पहली बात शर्त क्या होनी चाहिए, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं का मतलब जो भी संख्या हम लेंगे, एक वो स्वयं और दूसरी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल, या तो इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक से बड़ी वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। एक से बड़ी वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक चीज़ आप लोग विशेष ध्यान देंगे, एक गुणनखंड एक होता है, एक गुणनखंड एक होता है और दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होती है। दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियरिफाई हो पाएगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले देखिए, संख्या तो एक से बड़ी होनी चाहिए, संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि संख्या शुरू कहाँ से होगी, दो से। एक से बड़ी संख्या दो ही आती है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि एक से बड़ी संख्या होनी चाहिए और एक और स्वयं, मतलब
अगर हम 2 ले रहे हैं तो ये स्वयं हो गया, 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो बताइए 2 या तो 2 से विभाज्य है या तो 1 से विभाज्य है। 2 और 1 के अलावा कोई ऐसी भी संख्या नहीं है जो 2 को क्या कर दे, विभाज्य कर दे। इसका मतलब है कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं 3। देखिए 3 ले लेते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा देखिए दूसरी परिभाषा से भी इसको बता दे रहे हैं कि ये जो 2 है, 2 के 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 होगा और एक स्वयं 2 होगा। एक तो 1 होगा, दूसरा स्वयं 2 होगा। फैक्टर का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, पूरी तरह से विभाज्य कर दे। आगे देखते हैं, देखिए 3 भी है। 3 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होता। अगली संख्या क्या आएगी, 4। ठीक, अब देखते हैं हम 4 क्या अभाज्य संख्या है क्या। देखिए हमने आपको बताया या तो स्वयं से कटे, तो 4 4 से कट रहा है, ठीक है। देखिए 4 4 से कट रहा है, ये तो ठीक है, स्वयं से कट रहा है। 1 से भी कट रहा है, ये भी ठीक है। क्या 4 को कोई और संख्या काट रही है, विभाज्य कर रही है? तो आप बिल्कुल कहेंगे जी सर कि 2 भी ऐसी संख्या है जो क्या कर दे रही है, 4 को काट दे रही है, 4 को विभाज्य कर दे रही है। इसका मतलब है कि 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसने इसकी जो परिभाषा थी इसको फॉलो नहीं किया। ये अगर 4 और 1 से कट जाती और कोई इसको संख्या न काटती तब ये अभाज्य संख्या होती। इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। और भी देख लीजिए 4 के जो गुणनखंड होंगे 1 2 4, हमने आपको बताया कि गुणनखंड केवल कितने होते हैं अभाज्य संख्याओं के, 2। ठीक, एक तो 1 होता है, एक स्वयं वह संख्या होती है। अब इसके एक एक्स्ट्रा गुणनखंड आ गया 2। इसका मतलब है कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 को हटा देते हैं। आगे देखते हैं 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो देखिए 5 के बारे में देख लेते हैं। 5 तो 1 से कट रहा है, 1 से सभी संख्याएं कटती है। 5 से भी कट रहा है, स्वयं से कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए। क्या 1 और 5 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो 5 को काट देगी? तो आप कहेंगे कि जी सर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 को काट पाए इनके अलावा। और देखिए गुणनखंड कितने होंगे, 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। इसके अलावा ऐसे कोई नंबर नहीं है जो 5 को काट देगा। तो इसका मतलब है कि इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर। कितने फैक्टर हुए, 2 गुणनखंड। ठीक, और ये 1 और स्वयं से कट रहा है, यानी 1 और 5 से कट रहा है। इसका मतलब है कि 5 अभाज्य संख्या है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे आएगा 6। ठीक, अब देखते हैं 6 क्या 6, चलिए लिख लेते हैं पहले। देखिए 6 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। क्या बताइए 6 स्वयं और 1 के अलावा भी किसी और नंबर से कट रहा है? तो आप कहेंगे जी सर ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ठीक है, और इसके फैक्टर देख लेते हैं। तो इसके फैक्टर 1 2 3 और 6। जबकि हमने क्या कहा कि अभाज्य संख्याओं के फैक्टर केवल क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वह संख्या होती है। इसके 2 एक्स्ट्रा फैक्टर निकल के आ गए। इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये 1 और स्वयं के अलावा 2 और 3 से भी विभाज्य है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 6 के बाद आएगा आपका 7। ठीक, देखिए पहली परिभाषा कह रही है स्वयं से कटना चाहिए, तो 7 से कट रहा है, 7 से कट जाएगा। फिर किससे कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए, तो 1 से भी कट जाएगा। क्या 7 और 1 के अलावा भी कोई ऐसी संख्या है जो 7 को काट दे रही है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 और 7 के अलावा भी कोई ऐसी संख्या हो जो 7 को काट देगी। तो 7 क्या हो जाएगा, अभाज्य नंबर हो जाएगा। अगला देखिए आपका 8 आएगा। तो 8 भी 1 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, लेकिन 8 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। इसका मतलब है कि 8 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आएगा 9। देखिए 9 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ठीक है, लेकिन 1 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि 9 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो हम अब करते क्या हैं, अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अभाज्य संख्या अच्छे से आ गई होगी। हम 1 से लेके 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं
हम सबको लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये सब अपने नोट्स कॉपी में आप सभी जो लिखेंगे और इसको याद करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए पहली संख्या होती है 2, 3, 5, 7, इसके बाद आता है 11, 13, फिर आपका 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और इसके बाद आपका 97, ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक की कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। एक बार हम लोग काउंट करके देख लेते हैं क्या कोई अभाज्य संख्या छोटी तो नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि 1 से लेकर कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग नोट कॉपी में, हम लिखवा नहीं रहे हैं। अच्छा एक चीज़ आप लोग, हम एक और नंबर लिख दे रहे हैं 3 अंकों की, 101। 97 के बाद 101 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको लिख के मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल दे रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको दिख रहा होगा 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नीचे आप लोग ऐसे एरो लगा के लिख लेंगे जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं। पहले एरो पे ऐसे लिखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक। फिर आपसे हम पूछें कि आप लोग बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ तक तो 1 अंक है, कौन होगा? 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 11 होगी, ठीक। इसके बाद हम आपसे पूछें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 97 के बाद क्या शुरू हो रहा है? 3 अंक की। तो इसका मतलब है कि 97 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, लिख लीजिएगा। देखिए इसके बाद शुरू होता है आपका 101। 101 3 अंकों की संख्या है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 101 है। ये सब सारे पॉइंट आप लोग अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे। अच्छा आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा कि इस 2 को अगर हम छोड़ दें, इस 2 को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं सारी संख्याएं विषम संख्या है। देख रहे हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 क्या है? सब सारी विषम संख्याएं हैं 2 को छोड़कर। तो ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एक ऐसी संख्या बतानी है अभाज्य भी हो और सम हो, तो वो कौन सी संख्या है? 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सारी क्या होती हैं? विषम होती हैं। सारे पॉइंट को आपको अच्छे से लिख लेना है, हम लिखवा नहीं पा रहे हैं, नहीं तो कहिए तो लिख ही देते हैं हम, ठीक है। चलिए अच्छा लिख देते हैं। 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं अभाज्य, सारी संख्याएं विषम होती हैं। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है? सम है और अभाज्य भी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से आ गया होगा समझ में। सभी लोग अपने नोट्स कॉपी में इसको अच्छे से लिख लेंगे। आइए आगे देखते हैं, ठीक प्यारे साथियों। तो आइए हमने अभाज्य संख्या के बारे में देख लिया, तो उसमें जो कुछ पॉइंट हम बता रहे थे, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लिखवा दे रहे हैं। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट में करके लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए नोट पहले डाल लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स कॉपी में ऐसे करके
पहला पॉइंट ऐसे लिख लीजिएगा, देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, आपसे जब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगी तो आप क्या बताएंगे, इनफाइनाइट है, इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कैसे आप ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट है। ठीक, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम संख्या है। सम संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमने बताया नहीं है। ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाती है वो सम होती है, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है वो विषम होती है। इसको हम बताया नहीं है, लिख लीजिएगा। देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है। ठीक, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। सारे पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा आप सब। ठीक, उम्मीद करते हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा, आप सभी लोगों को आज सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे, और अभाज्य संख्या में अब कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग यहाँ और लिख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अगला पॉइंट देके यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक साथियों, आइए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है। हमने अभाज्य संख्या पढ़ लिया अच्छी तरह से पूरे डिटेल में। अब लोग हम देखेंगे अगला कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, अभाज्य संख्या में हमने पढ़ा कि जिसके केवल कितने होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। लेकिन भाज्य में क्या होता है कि जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा हो। 2 से ज़्यादा का मतलब कम से कम 3 हो। ठीक है, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, और 3 गुणनखंड तभी होगा, इसकी एक और परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से भी क्या हो, विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, परिभाषा देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा मतलब एक संख्या तो एक हो जाएगी, एक स्वयं वह संख्या हो जाएगी, 2 संख्या हो गए, उसके अलावा कोई और संख्या भी उसे क्या कर दे, विभाज्य कर दे। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। या तो इसी को एक और परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, अगर 2 गुणनखंड होते हैं तो अभाज्य, और 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो भाज्य। देखिए, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे अगर हम 1 ले लें, तो क्या एक के पास 2 से अधिक गुणनखंड है? तो एक के पास तो एक ही गुणनखंड है। ठीक, एक नहीं होगा इसका मतलब। अब हम लोग ले लेते हैं 2। क्या बताइए, 2 के पास 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब 3 गुणनखंड है, या 2 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य है? तो आप कहेंगे नहीं सर। ठीक है, तो 2 भी नहीं होगा। हम लोग 3 ले लेते हैं। क्या बताइए, 3 एक और स्वयं, यानी स्वयं का मतलब ये जो संख्या है 3, एक और 3 के अलावा किसी और संख्या से भी ये विभाज्य है? तो कहेंगे नहीं सर, ये नहीं विभाज्य है। ठीक, तो अब हम आते हैं 4 पे। कहाँ पे आ गए, 4 पे। ठीक, देखिए, हमने आपको परिभाषा में बताया कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो देखिए, जो ये 4 है वो 1 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, और आप कहेंगे ये किससे विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है। तो इसका मतलब ये है कि 4 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो जाएगी। और देखिए, 4 के जो गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4, तो इसकी गुणनखंडों की संख्या भी किससे ज़्यादा हो गई, 2 से अधिक हो गई। तो इसका मतलब है कि 4 क्या है, भाज्य संख्या। और एक चीज़ आप लोग ये भी नोट करिएगा, तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 ही होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। देखिए, इसके बाद आएगा आपका 5। क्या आएगा, 5। तो बताइए आप लोग, क्या 5 जो है एक और स्वयं, यानी संख्या ये
1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाज्य है, तो आप कहेंगे नहीं सर 5 को और कोई संख्या विभाज्य नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब है कि ये भी भाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद आते हैं हम लोग 6 पे। देखिए 6 पे आते हैं, क्या आप लोग बताइए इस 6 को 1 और स्वयं यानी ये जो संख्या है इस 6 को ये 1 और 6 इसके अलावा भी कोई और संख्या विभाज्य कर रही है क्या? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, इसको 2 भी विभाज्य कर रही है, इसको 3 भी विभाज्य कर रही है। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। और देखिए 6 के जो गुणनखंड होंगे क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। देखिए गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, पूरी तरह से विभाज्य कर दे यानी काट दे। अभी हम आगे हेडिंग डाल के इसको बताएंगे गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, ये सब आगे आपका टॉपिक है। ठीक, आगे देखिए 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसमें जितनी अभाज्य संख्याएं थी वो नहीं है। अभाज्य संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या होती हैं? भाज्य होती हैं, इनफाइनाइट। तो नोट में एक चीज़ यहाँ लिखेंगे, केवल सबसे छोटी भाज्य संख्या आपके अनुसार यहाँ क्या होगी? 4 होगी। ये 5 नोट में करके लिख लेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि भाज्य संख्या के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है। ठीक साथियों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। हमने अभाज्य संख्या देख लिया, भाज्य संख्या देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। अंतर का मतलब घटाने के बाद क्या आ जाए? 2 आ जाए। ठीक है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या है ये। जैसे देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है। 2 के बाद 3 है। हमें दो ही लेना है। 2 अभाज्य संख्याएं ऐसी लेनी है जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2। तो अगर हम 2 और 3 ले रहे हैं तो क्या इनके बीच का अंतर 2 आएगा? मतलब अगर हम 3 से 2 को घटा दें तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और हमने क्या बताया कि उनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। अगर देखिए ये दोनों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक 2 होती है, 2 के बाद क्या आती है? 3 आती है, तो इसके बीच का अंतर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। देखिए इसके बाद हम ले रहे हैं 3 और 5 को। 3 और 5 को, तो देखिए इनके बीच का अंतर 2 है कि नहीं? देखिए 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसके अंतर कितना है? 2 है। इसका मतलब है कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। अगला देखते हैं 5 और 7। देखिए इनके भी बीच का अंतर कितना है? 2 है। अगला देखते हैं 11 और 13। देखिए 13 से 11 जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला देख लीजिए 17 और 19। इसके भी बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला देख लीजिए 29 और 31। इनके भी बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला देख लीजिए 41 और 43। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं होती हैं जिनके बीच का अंतर क्या होता है? 2 होता है। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ये सब अच्छे से आप सब याद रखेंगे। ठीक, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं लेनी है जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका। ठीक प्यारे साथियों,
आइए अब हम लोग देखते हैं कि आपका अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, हमने प्राइम नंबर पढ़ा, ठीक, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ा, अभाज्य संख्या पढ़ा, जुड़वा अभाज्य संख्या पढ़ा। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो एलसीएम और एचसीएफ की जान है, वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो देखिए, एक बार आपको बता देते हैं, फिर हम लोग बोर्ड पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनका कुछ भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड न हो। और जब कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। वही क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले तो आप लोग परिभाषा देख लीजिएगा। परिभाषा क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या हो? जो दोनों में मिले। गुणनखंड यानी फैक्टर न हो, कोई भी कॉमन फैक्टर न हो, अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, पहली बात तो 2 नंबर लेने हैं। कितने नंबर चाहिए हमें? 2 नंबर। जैसे देखिए, हम ले लें, आपसे कह दें कि 4 और 6, और हम आपसे पूछें कि क्या ये सह अभाज्य संख्या है, ठीक है? तो अच्छा, आप लोग ईमानदारी से बताइए, पहले हम 4 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1 2 4, 4 के गुणनखंड हो गए। फिर हम 6 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1 2 3 और 6। और अभी हमने बताया कि 2 संख्याएं लेनी है जिनका कोई भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है कि जो दोनों में मिले। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में मिले। तो ये हमें बताइए, जो दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड न हो। ध्यान रहे, कॉमन गुणनखंड कोई नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताइए, 2 दोनों में मिल रहा है, 1 के ऊपर मत जाइएगा, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है ना? बताइए, 2 दोनों में मिल रहा है कि नहीं? देखिए, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। ऐसे जानिए आप कि जो दोनों नंबर लेना है वो एक ही संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो बताइए, 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, तो क्या ये सह अभाज्य संख्या होगी? ठीक, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे निकाल लेंगे हम लोग गुणनखंड, फिर देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन हो रहा है। तो देखिए, 2 दोनों में मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब है कि 4 और 6 अब सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। इसका मतलब है कि 4 और 6 सह अभाज्य संख्या नहीं। अच्छा, यहीं अब हम लोग 4 के साथ 6 के स्थान पे ले लेते हैं 7 या 9 ले लेते हैं। 4 और 9, हम लोग ले लेते हैं 4 और 9, ठीक। क्या ये सह अभाज्य संख्या है? तो क्या बताइए, इस 4 और 9 को कोई एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? तो आप कहेंगे नहीं सर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 और 9 सह अभाज्य संख्या है। नहीं तो देख लेंगे हम, इसका गुणनखंड क्या होता है? 1 2 4, और 9 का गुणनखंड क्या होता है? 1 3 और 9। बताइए, कुछ कॉमन मिल रहा है? 1 के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, वो सबका होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। ये जो हमने लिखवाया है, ये यही 1 है, यही यूनिवर्सल फैक्टर है। कुछ नहीं मिलता लेकिन 1 तो मिलता ही है, ठीक। तो यही जो 1 लिखवाए हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, वो यही 1 है ये, ठीक है। देखिए, ना तो 4 को, एक ऐसी कोई संख्या है जो 4 को काट दे और 9 को काट दे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, ठीक। देखिए, कुछ कॉमन मिला? नहीं मिला। इसका मतलब है कि 4 और 9 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगला देखते हैं। देखिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए आप, जैसे हम ले लेते हैं 5 और 15। बताइए, सह अभाज्य संख्या होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से 5 भी कट रहा है और 5 से 15 भी कट रहा है। होगा? नहीं हो सकता, ठीक। कैसे नहीं हो सकता? देखिए, 5 के जो गुणनखंड होंगे 1 और 5 होगा, और 15 का जो गुणनखंड होगा 1 5 और
3 भी होगा ना, 1, 3, 5 और 15। ठीक, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये 5 दोनों मिल जा रहा है। ठीक है, 5 एक अन्नम 5 और 5 तिहाई 15, 5 दोनों में मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि 5 और 15 सअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर आपसे हम यही कह दें कि 5 और 12 ले लें हम, 5 और 12, तो बताइए 5 और 12 सअभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट रही हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट रही हो। नहीं तो गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। 1, 5, 5 का गुणनखंड हो गया, 12 का गुणनखंड होता है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। बताइए कुछ मिल रहा है? तो कहेंगे सर 1 मिल रहा है। तो 1 तो मिलेगा ही, क्योंकि 1 क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्टर होता है। और यही बात अभी हमने बताया कि जो HCF होता है वो सअभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कुछ नहीं मिलता तो 1 तो मिलवा ही करेगा। ठीक है, तो देखिए 1 मिल रहा है। ये जो हमने लिखा है कि ऐसी दो संख्या जिनका HCF क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाती हैं? सअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, और देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। देखिए आप ले लीजिए 7 और 15। बताइए कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। और ले लीजिए एक 8 और 25 ले लीजिए। कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। आपको बस 2 ऐसे संख्या लेना है जिनमें कुछ कॉमन न हो। वही क्या कहलाती है? आपकी सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे अभी हम HCF में और इसको इन डिटेल में समझेंगे। ठीक साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सभी लोग से ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने नोट्स कापी, अपने फेयर कापी में चीज़ों को अच्छे से लिख के इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक, अगला जब भी वीडियो आएगा तो इसके पीछे जो हमने 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, एक तो आपका सिलेबस का है, उसको छोड़ दीजिए, सॉरी, आपका एक सिलेबस वाला वीडियो था, उसको तो छोड़ दीजिए। 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अपने LCM और HCF के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज़ करके आएंगे। ठीक है, तो अब सभी लोगों से यही से अब हम अलविदा लेते हैं। आप सभी लोगों से अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।